हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर। ठीक है। अ, तो करंट अफेयर्स हम लोग हर वीक आपको एक वीडियो दिया जाता है वीकली करंट अफेयर्स का, है ना। बट कुछ बच्चे जो है करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको समझ नहीं पाते हैं। करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस ये है कि देखो, सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उसमें अमूमन चार सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, है ना। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इसके अलावा फिर आपका जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर कोई तैयारी करने आता है तो फिर, है ना, तो वो मैथ रीजनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि भाई मैथ सही कर लो निकल जाएगा, रीजनिंग सही कर लो निकल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैथ रीजनिंग आपको कंपटीशन में आगे लेके जाते हैं, ठीक है, आपको गेन कराते हैं, आपका एक बिल्डअप करते हैं। लाइक मान लो 200 नंबर का पेपर है ना, तो 200 नंबर के पेपर में 50-50 नंबर का सब कुछ आ रहा है, तो आप ये कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हो कि मैथ और रीजनिंग में आप 40-45 क्वेश्चन कर सको। तो 80-90 तक आपको पहुंचा देते हैं, ठीक है। बट 80-90 नंबर से सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन आपका वही होगा, आजकल कोई भी कट ऑफ अगर आप देख लो तो 120 से 130 के बीच में जा रही है। यू स्टिल नीड, है ना, 30 to 40 नंबर, है ना, टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है। तब आपको इंपॉर्टेंस आती है जीके और करंट अफेयर्स की, है ना। इंग्लिश, इंग्लिश भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लोग, है ना, इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, और इंग्लिश में ना अनसर्टेनिटीज बहुत होती है। बट जीके और बीके और जो जो करंट अफेयर्स है, जीके और करंट अफेयर्स है, वो क्या करता है कि आपको लेके जाता है एक एज पे, है ना, ये पढ़ने में इजी होता है, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। तो ये आपको वो 30 और 40 नंबर का जो अंतर है, जो आपको और आपकी सक्सेस के बीच में खड़ा है, वहां पर आपको ले जाके खड़ा करता है। ठीक है। तो जीके, जनरल नॉलेज हम पढ़ेंगे ही, हिस्ट्री जोग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बायो, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। बट करंट अफेयर्स, है ना, इन 30, अगर मान लो 50 नंबर का ये सब्जेक्ट है, तो 50 नंबर के सब्जेक्ट में आपको, है ना, 30 to 35 नंबर का जीके मिलने वाला है, ठीक है। वहीं आपको 22, है ना, 15 नंबर का क्या मिलने वाला है, करंट अफेयर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो 30 to 35 नंबर में, है ना, सारा तो सारा जीके आप कर नहीं आओगे, है ना। एक आध टफ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो मान लो अगर आप, है ना, कि भाई 15-20 क्वेश्चन, है ना, आप कर लोगे तो 20 नंबर आपके यहाँ से गेन हो जाएंगे। देन, है ना, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो है ना, ये जो होता है करंट अफेयर्स बड़ा इजी टॉपिक होता है, 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। इसमें आराम से आप 15 से 20 में, है ना, 10 से 15 आप गेन कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह 20 और 10 30, इस तरह एग्जाम में आप क्या कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम परस्पेक्टिव से, है ना। ये आपको क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है ना, एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियोज को देख के केवल इग्नोर ना करें, उनको पढ़े भी, है ना। ये जो मैं वीडियोज में आपको वीकली करंट अफेयर देता हूँ, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। इससे बाहर कोई करंट अफेयर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर 30-35 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो देख के अगर आपके 10-15 नंबर सिक्योर हो रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो कई इश्यूज से सवाल पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से, कि कोई भाई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन बना, है ना, मिस्र का प्रेसिडेंट कौन बना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट जगत से, है ना, हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिक्सेज हैं इंडिया में किसने लगाए हैं, सबसे ज़्यादा मैच खेलने का, T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, ठीक है भाई, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस की बात रही, और ये करंट अफेयर्स की पावर है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। तो चलिए 23 से 30 तक का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग, है ना, डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इस करंट अफेयर्स में खास, है ना, क्या है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 15 से 20 नंबर का जो सफ़र है, ठीक है, वो आपका तय कर पाएगा, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अभी हाल ही में जीआई टैग एलोकेट हुए हैं। तो ये जीआई टैग एक्चुअली होते क्या है, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है ना। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन,
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जियोग्राफिकल क्या होते हैं ये जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जियोग्राफी की तरफ इंडिकेशन देना। ठीक है, तो ये दिए जाते हैं, ये टैग दिए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट को जो किसी खास जगह से, खास प्लेस से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आगरा का पेठा, आगरा का पेठा। ठीक है, अब आगरा का जो पेठा है ना, पेठा आपको पूरी इंडिया में मिलेगा। ठीक है, बट आगरा का जो पेठा है, आगरा के पेठे के जो वर्जन हैं बहुत सारे ना, डिफरेंट डिफरेंट, चॉकलेटी फ्लेवर, आम फ्लेवर, है ना, उसका एक अपना अलग ही स्टैंडर्ड है, वो आपको पूरी इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगरा का पेठा, ठीक है, अपनी खासियत के, है ना, हिसाब से, है ना, एक अलग ही क्या रखता है पहचान रखता है ना, कि सब सारे पेठे एक तरफ, आगरा का पेठा एक तरफ। तो इस वजह से आगरा के पेठे को क्या दिया गया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग दिया गया कि भाई ये जो पेठा है ना, ये जो खा रहे हो, इसको दे रहे हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब आगरा में ही मिलेगा, ये पेठा जो है आगरा में ही मिलेगा, है ना। तो किसी स्थान विशेष के प्रोडक्ट को, है ना, एक जो पहचान दी जाती है, टैग दिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में बनारस के दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में सबसे पहली है तिरंगा बर्फी। और तिरंगा बर्फी मतलब 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड बर्फी होती है, तीन, 3 लेयर्ड बर्फी है। ठीक है, 3 लेयर्ड बर्फी है, मतलब इसमें एक वो सबसे ऊपर क्या होता है आपका, केसरिया कलर होता है, बीच में व्हाइट कलर होता है, सबसे नीचे ग्रीन कलर होता है, एकदम ट्राइंगुलर शेप में बनाया जाता है। ठीक है, तो वो देख के एक तो अचरज होता है कि भाई ट्राइंगुलर शेप में कैसे बर्फी बना दी। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं, ऊपर से उसका टेस्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से जो तिरंगा बर्फी है ना बनारस की, उसको जीआई टैग दिया गया है। भाई जो बनारस की तिरंगा बर्फी है उसकी यूनिकनेस ये अलग है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है बनारस का ही, उसको दिया गया है ढलुआ मूर्ति मेटल। ठीक है, ढलुआ मूर्ति मेटल यानी कि एक मूर्ति बनाने की, या फिर है ना आर्टिफैक्ट बनाने की एक कला है, ढलुआ कला। ठीक है, उस ढलुआ मूर्ति मेटल को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, खास करके जो यूपी के एग्जाम होंगे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कि बनारस की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। पूछा जा सकता है एग्जाम में हाल ही में, है ना, किन बनारस के किन दो प्रोडक्ट को क्या दिया गया है ना, जीआई टैग दिया गया है? तो तिरंगा बर्फी को दिया गया है, ढलुआ मोती मेटल को दिया गया है। बनारस का एक प्रोडक्ट और है जिसको जीआई टैग दिया गया है, और वो है बनारस की साड़ी। बनारसी साड़ी आपने सुना होगा, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी को भी है ना जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गणगौर। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि गणगौर कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो गणगौर क्या है? एक त्योहार है, फेस्टिवल है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? हर साल राजस्थान में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ठीक है, शिव पार्वती का मिलन का जो होता है, महाशिवरात्रि, शिव पार्वती का मिलन। ठीक है, तो हर साल ये मनाया जाता है इस मौके में, शिवरात्रि के मौके पे राजस्थान। तो अभी हाल ही में है ना गणगौर को, है ना, बहुत धूमधाम से मनाया गया एक बार फिर, है ना, राजस्थान में। तो पूछा जा सकता है ना, कि जो गणगौर त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर राजस्थान होगा। गणगौर त्योहार, है ना, किस चीज को दिखाता है? तो दिखा देना, बता देना है, लॉर्ड शिव, है ना, और जो हमारी पार्वती देवी है ना, उनके मिलन को दिखाता है ना, गणगौर त्योहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में दुनिया को मिला है अपना सबसे ओल्डेस्ट मैन। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है, इन्होंने इनको ये टाइटल दे दिया है, इनको ये सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन है। ठीक है, कहाँ से, कौन है ये, है ना, जो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन बने? इनका नाम है जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड। ठीक है, जॉन अल्फ्रेड, जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड। ठीक है, 111 साल के हैं। ठीक है, 111 ईयर ओल्ड है जॉन अल्फ्रेड टेलीवुड। ठीक है, ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन बने। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल ही में, है ना, किसी किसको, है ना, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मैन, सबसे बूढ़ा व्यक्ति डिक्लेयर किया गया जॉन अल्फ्रेड टेलीवुड। या पूछ सकता है कि जॉन अल्फ्रेड टेलीवुड, जिन्हें अभी हाल ही में
दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मैन बताया गया है। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 111 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और जीआई टैग है ना, एक और जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ठीक है, और ये दिया गया है एक गेहूं को। ठीक है, जो बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश का एक रीजन है बुंदेलखंड। ठीक है, सदर्न रीजन है। ठीक है, बुंदेलखंड क्या है? सदर्न रीजन ऑफ सदर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, सदर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सदर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश को क्या दिया गया है ना, अभी हाल ही में दिया गया है ना टाइटल, है ना, कि एक जीआई टैग। ठीक है, किसको दिया गया है? वहां के एक गेहूं को, भीट को, कठिया कठिया गेहूं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? भीट की क्वालिटी है ना, भीट का एक वर्जन है ना। ठीक है, तो यूपी के एग्जाम परस्पेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि अभी हाल ही में है ना, कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है ना किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो कठिया गेहूं को है ना दिया गया है उत्तर प्रदेश में, है ना, के बुंदेलखंड में, है ना, जीआई टैग कठिया गेहूं को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन की डेथ हो गई। ठीक है, क्या नाम था इनका? इनके बाद एक 111 साल के आदमी को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड ओल्डेस्ट में, है ना। तो क्या नाम था इनका जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई? इनकी वजह से इनके बिहाफ पे किसको बनाया गया है? अभी देखा है, जॉन अल्फ्रेड टिनीजवुड, है ना, इन्हीं की जगह पे इनकी डेथ के बाद इनको डिक्लेयर किया गया। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है जोआन विंटेज पैरिज, जोआन विंसेंट पैरिज। ठीक है, अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 114 साल के थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई। तो पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम था? तो जोआन विंसेंट पैरेज। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में फोर्ब्स ने, है ना, अपनी एक लिस्ट पब्लिश की, है ना, और जो इंडिया से बिलोंग करते हैं 10 टॉप 10 बिलियनियर्स, है ना। तो इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में नंबर 1 कौन है? यानी कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन कौन है? ठीक है, तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, फिर फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन कौन है? तो मुकेश अंबानी है। इनकी नेटवर्थ लगभग 116 बिलियन है, नेटवर्थ ऑफ 116 बिलियन डॉलर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए, एलजीबीटी, एलजीबीटी। ठीक है, एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, दुनिया में इसको लेके बहुत डिबेट चल रही है। ठीक है, एक तो ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो एल समर्थक हैं एलजीबीटी के। ठीक है, एलजीबीटी समर्थक हैं कुछ लोग, और कुछ लोग एलजीबीटी विरोधी हैं, विरोधी। समर्थक क्या, एलजीबीटी का समर्थन करने वाले लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो, एलजीबीटी को उनके राइट मिलने चाहिए। ठीक है ना, कि अगर कोई, है ना, मेल है, किसी मेल से प्यार करता है तो वो उसके साथ रह सकता है, उसके साथ संबंध बना सकता है ना, छूट होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी का मामला है ना, व्यक्तिगत आज़ादी का मामला है। अब दूसरा कि कहते हैं कि भाई देखो, भगवान ने सबको एक बनाया है। ठीक है, दूसरा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर राइट दिए, तो हम कौन होते हैं किसी पर्सन का ये डिसाइड करने वाले कि कौन किससे प्यार करेगा? तो इसलिए क्या कहते हैं, एलजीबीटी को बराबर राइट होनी चाहिए। तो एलजीबीटी का समर्थन करने वाले लोग ये कहते हैं। ठीक है, एलजीबीटी का समर्थन करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई एलजीबीटी को कर देना चाहिए ओपन, जिसको जिसके साथ रहना है रहे, जिससे प्रेम करना है उससे प्रेम करे, हमें हमें क्या इससे लेना देना। ठीक है, तो समर्थन करने वाले लोग ये कहते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ है एलजीबीटी का विरोध करने वाले लोग, ये कहते हैं कि भाई जब विरोधी लोग जो होते हैं ना, है ना, एलजीबीटी के जो विरोधी हैं, है ना, वो कहते हैं कि भाई साहब ये तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि देखो, ये काम है अनैतिक। अनैतिक, अनैतिक मतलब क्या होता है कि जो समाज के अनुसार ठीक नहीं होता है। उन्होंने कहा समाज के अनुसार क्यों नहीं ठीक होता है? उन्होंने कहा समाज के अनुसार
तो ठीक नहीं होता कि समाज में वल्गैरिटी फैलती है ना। ऐसे तो फिर दो इंसान अगर साथ साथ दो अगर दोस्त हैं, मेल फ्रेंड हैं, ठीक है, लोग उन पे भी डाउट करेंगे, वो संबंध बनाएंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, है ना, समाज का जो ढांचा है वो बदल जाएगा। दूसरा कहते हैं कि भाई ये है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक यानी कि कहते हैं कि भाई प्रेम तो भाई एक महिला एक पुरुष के बीच में हो सकता है, एक मेल और एक फीमेल के बीच में हो सकता है, दो मेल मेल या दो फीमेल फीमेल कैसे प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और कहते हैं कि भाई जो संबंध बनाते हैं, कहते हैं भाई वो भी एबनॉर्मल हो सकते हैं, है ना, अप्राकृतिक माने जाएंगे, है ना, क्योंकि है ना हमारे समाज में क्या होता है कि एक मेल एक फीमेल से शादी करता है, दोनों के बच्चे होते हैं, है ना। कभी ये नहीं देखा हमने कि भाई एक दो मेल शादी कर रहे हैं उनके बच्चे हो रहे हैं, दो फीमेल शादी कर रही हैं उनके बच्चे हो रहे हैं। तो कहते हैं इस वजह से, है ना, एलजीबीटी को खत्म कर देना चाहिए, और एलजीबीटी को जो सपोर्ट करे, एलजीबीटी, है ना, जो लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल है ना, इनको क्या कर देना चाहिए, कंट्री से बाहर कर दो, जेल कर दो, ठीक है। तो जो कंट्रीज एलजीबीटी को समर्थन देते हैं वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, एक प्रो एलजीबीटी बिल लेके आ रहे हैं, है ना, सारे राइट्स दे रहे हैं कि साथ में रहो, शादी करो, ऐस करो, ठीक है। और कुछ एलजीबीटी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं एलजीबी एंटी एलजीबीटी बिल लेके आ रहे हैं कि भाई अगर कोई एलजीबीटी निकला हमारे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेल में डालेंगे उठा के। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है जो एंटी एलजीबीटी क्या लेके आया, बिल लेके आया, एंटी एलजीबीटी लेजिस्लेशन लेके आया, और इसने क्या किया, 15 साल, 15 साल का क्या लगा दिया कि अगर कोई पर्सन एलजीबीटी गतिविधियों में पाया गया तो उसको क्या लगा दिया जाएगा, 15 साल की जेल होने वाली है ना, इन प्रेजेंट फॉर सेम सेक्स रिलेशन। अगर कोई भी पर्सन, है ना, सेम सेक्स रिलेशंस रखता है, यानी कि दो मेल दो फीमेल, ठीक है, अगर वो संबंध बनाते हुए पाए जाते हैं या संबंधों में पाए जाते हैं, रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, तो उनको 15 साल की जेल होगी, ठीक है। तो ऐसा लेजिस्लेशन बनाने वाला कंट्री कौन सा है, ये कंट्री है भैया इराक, इराक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, कि पूछ सकता है अभी हाल ही में, है ना, किस कंट्री ने एंटी एलजीबीटी जो बिल है वो पास किया है जिसके तहत 15 साल की सजा दी जाएगी, ठीक है, वो कंट्री है इराक। या पूछा जा सकता है इराक जिसने अभी हाल ही में, है ना, एक एंटी एलजीबीटी जो लेजिस्लेशन है वो पास किया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, है ना, कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो है ना वो आप सजा का प्रावधान है 15 साल, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, इंडोनेशिया में इलेक्शन हुए थे, है ना, प्रेसिडेंट के लिए, और बाद में इस पर कंट्रोवर्सी हुई कि भाई इलेक्शन रिग्ड है, जानबूझ के जिताया गया है, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। फाइनली अब कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई है और इंडोनेशिया को मिल गया उसका नया प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन है जिन्हें अभी हाल ही में इंडोनेशिया का नया प्रेसिडेंट, है ना, डिक्लेयर किया गया है, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। तो अभी हाल ही में किसको डिक्लेयर किया गया है इंडोनेशिया का नया प्रेसिडेंट, प्रबोवो सुबियांतो। एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है हाल ही में किस व्यक्ति को, है ना, इंडोनेशिया का नया प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो को डिक्लेयर किया गया है इंडोनेशिया का नया प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, एक और व्यक्ति को पिछले हफ्ते किसको दिया गया था, ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था, बट इस हफ्ते एक और व्यक्ति हैं जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस हफ्ते किसको दिया गया है, रणदीप हुड्डा, ठीक है। रणदीप हुड्डा एक, है ना, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं, है ना। सावरकर मूवी आई है अभी हाल में, ठीक है, इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा कर चुके हैं, तो उसके लिए इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि अभी हाल ही में, है ना, किस एक, है ना, युवा कलाकार को, है ना, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से, है ना, पुरस्कृत किया गया है या नवाजा गया है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, रणदीप हुड्डा, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में एक इंग्लिश टीचर है, सॉरी इंडियन टीचर है ना, उनको अवार्ड दिया गया है ना, एक डेडिकेटेड टीचर का, ठीक है, किस किस रीजन में, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, इनका नाम है गीना जस्टिस, गीना जस्टिस, ठीक है। तो गीना जस्टिस,
हैज बीन नेम्ड द रीजनल विनर फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, है ना, मीना रीजन, एट द प्रेस्टिजियस 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। ठीक है, इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, लॉरियस वन वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर। लॉरियस मतलब स्पोर्ट जगत की अगर बात करें, खेल जगत की बात करें, तो खेल जगत के सबसे बड़े अवार्ड है, खेल जगत का ऑस्कर कह लो इन्हें, खेल जगत का नोबल कह लो, ठीक है, सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। तो लॉरियस दो प्रमुखली अवार्ड देता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर और एक होता है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस साल लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है? तो ये अवार्ड इस बार दिया गया है टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, पिछले साल किसको दिया गया था? ये लियोनेल मेसी को दिया गया था। तो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ठीक है, याद रखिए। चलो, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये एक फुटबॉलर को दिया गया है, इनका नाम है एतना बोनमाती, एतना एतना बोनमाती। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है? एतना बोनमाती को दिया गया है। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड प्रेस फोटो, ठीक है, हर साल किसी एक फोटो जर्नलिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जिसने दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया की जो सिचुएशन है, वो फोटोज के माध्यम से दर्शाई होती है बहुत बेहतरीन तरीके से, उसको ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो इस साल का ये जो अवार्ड है, ठीक है, वो किसको दिया गया? ये दिया गया है मोहम्मद सलीम। ठीक है, मिडिल ईस्ट के एक पत्रकार है, फोटो जर्नलिस्ट हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को मिला उसका नया डायरेक्टर। तो कौन है वो जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का क्या डिक्लेयर किया गया है, हम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है सुनील कुमार यादव, एक IRS ऑफिसर है, सुनील कुमार यादव। ठीक है, IRS ऑफिसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर हैं, एक्स इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको नेम किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर। ठीक है, क्या नाम है इस क्रिकेटर का? ये क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह जाने जाते हैं अपने T20 के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन थे। ठीक है, तो इस ना इनकी स्किल्स को देखते हुए, इनकी है ना इस प्रतिभा को देखते हुए, है ना, ICC ने इन्हें अपॉइंट किया है T20 का वर्ल्ड कप एम्बेसडर फॉर 2024। कहाँ होने वाला है इस बार का T20 वर्ल्ड कप? ठीक है, तो याद रखिए, पूछा जा सकता है, ये होने वाला है वेस्ट इंडीज एंड USA। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, का जो उसका एथलीट कमीशन है, उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, एक एक्स रेसलर है। ठीक है, इनको इनको फंसा दिया गया था, डोपिंग वगैरह में फंसा दिया गया था, इनका नाम है नरसिंह यादव। ठीक है, तो नरसिंह यादव को, है ना, इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ WFI एथलीट कमीशन का नया चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में अपने जो पुराने MD CEO है, दोबारा से उनको रीअपॉइंट कर दिया है। तो एक्सिस बैंक का नया MD एंड CEO, ठीक है, कौन बना है? इनको 3 साल के लिए 3 मोर ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी बने हैं एक्सिस बैंक के नए MD एंड CEO। ठीक है, रीअपॉइंट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, AMU, A फॉर अलीगढ़, ठीक है, M फॉर मुस्लिम, U फॉर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अनोखा काम हुआ है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो वाइस चांसलर है वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रोसीजर हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने यहाँ पर एक वाइस चांसलर अपॉइंट किया जो कि एक फीमेल है। तो इस तरह ये पहली फीमेल वाइस चांसलर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। इनका नाम क्या है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ AMU, क्या नाम है इनका, नईमा खातून। नईमा खातून बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे, ठीक है। तो नईमा खातून, है ना, बिकम द फर्स्ट वुमेन या फीमेल वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, नईमा खातून अभी हाल ही में, है ना, इंडिया की एक IFS ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया है UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। तो इनका नाम है गीता सबरवाल। गीता सबरवाल, गीता सबरवाल को अपॉइंट किया गया है UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, ठीक है। चलो, अभी हाल ही में अब T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर युवराज सिंह को बना दिया गया था, पर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, किसको बनाया गया है, तो ये एक पाकिस्तान की फीमेल क्रिकेटर है, ठीक है, इनको बनाया गया। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सना मीर, ठीक है। पाकिस्तान की जो फीमेल क्रिकेटर है सना मीर, इनको बनाया गया एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, चलिए अभी हाल ही में एक और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ICC का वर्ल्ड कप आने वाला है, वेस्ट इंडीज और USA में ये होने वाला है, ठीक है। तो ICC मैन T20 वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल एम्बेसडर है, ठीक है, वो किसको बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली में ये बनाया गया है एक एथलीट है, उसेन बोल्ट, ठीक है, उसेन बोल्ट को, है ना, ऑफिशियल एम्बेसडर है ना, इनको बनाया गया ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का को होस्ट, ठीक है, सॉरी, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। चलिए, ये कहाँ पर होने वाला है, वेस्ट इंडीज में होने वाला है और यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला है। कब से कब तक होने वाला है, 1 जून से 29 जून, 1 जून टू 29 जून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, अभी हाल ही में जो इंडिया के एक लेजेंडरी स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, स्क्वैश से क्या कर लिया, प्रोफेशनल स्क्वैश से खुद को डिटैच कर लिया, संन्यास ले लिया। क्या नाम है इनका, सौरभ घोषाल, ठीक है। तो सौरभ घोषाल, है ना, ने जो है, जो प्रोफेशनल स्क्वैश है उससे क्या कर लिया, खुद को डिटैच कर लिया, रिटायर कर लिया, ठीक है। चलिए, है ना, इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच, है ना, हाइब्रिड पिच क्या होती है कि नॉर्मल प्लस मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, पिचें जो होती है क्रिकेट की, जो पिचें जो होती हैं वो एक्चुअली क्या करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो पहली हाइब्रिड पिच है वो कहाँ पे बनने वाली है, तो ये धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला के जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, वहाँ पर बनने वाली है। ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में, है ना, एक व्यक्ति जिनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है, इनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सुधीर काकर, सुधीर काकर, ठीक है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि हाल ही में, है ना, वह व्यक्ति जिन्हें, है ना, इंडियन साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, उनका निधन हो गया। क्या नाम है, सुधीर काकर। चलिए नेक्स्ट, है ना, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, है ना, इसमें इंडिया के जो जितने भी स्टेट है ना, उनको रैंक किया गया क्लीन एनर्जी यूज के, है ना, हिसाब से कि कौन सा कम यूज करता है, कौन सा ज़्यादा यूज करता है। तो इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में टॉप 2 स्टेट कौन से हैं इंडिया के, तो ये दोनों जॉइंटली आए हैं और ये हैं कर्नाटका और गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, ठीक है। तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023, है ना, ये एक रैंक है ना, जिसके अकॉर्डिंग, है ना, ऐसी कंट्रियों की रैंक बनाई गई जिन्होंने 2023 में, है ना, मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया। तो इस रैंकिंग में इंडिया का कौन सा स्थान आया, इंडिया की रैंक जो आई है 4th आई है, 4th रैंक,
ठीक है, इंडिया रैंक 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, है ना। अभी हाल ही में क्या हुआ, अब इलेक्शन चल रहे हैं ना पूरे इंडिया में, लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, है ना। तो इलेक्शंस में क्या है, डेमोक्रेसी है, सबको वोट देने का हक होता है और सबको वोट है ना डालना चाहिए। तो अभी हाल ही में जो हमारे जो आदिवासी लोग हैं, है ना, वो इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रहते हैं, वोट करना पसंद नहीं करते हैं, मेन स्ट्रीम से, है ना, जुड़ते नहीं है या जुड़ना नहीं चाहते हैं, या जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है ना। बट अभी हाल ही में हुई है एक मेजर डेवलपमेंट, अंडमान निकोबार में वोटिंग हो रही थी और वहां पर एक व्यक्ति ने, है ना, जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करता है, उसने पहली बार अपने वोट वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। ठीक है, ये व्यक्ति किस ट्राइब से बिलोंग करता है, इस व्यक्ति की ट्राइब क्या है, ट्राइब क्या है। ठीक है, तो इनका नाम, ये इन व्यक्ति की ट्राइब का नाम है सोमपिन, सोमपिन ट्राइब। ठीक है ना। और ये इंडिया की क्या है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि ऐसी ट्राइब है जो जिसको मतलब बहुत खतरे में माना जाता है कि भाई कुछ दिनों बाद ये, है ना, खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सैम्पन ट्राइब वन ऑफ द पार्टिकुलरली पीबीटीजी, है ना, एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कास्टिंग वोट्स इन द अंडमान एंड निकोबार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, चलो, NIPFP, है ना, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो फोरकास्ट करता है इकोनॉमी से रिलेटेड। इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है इस साल के लिए 2024 से 2025 के लिए इसको फोरकास्ट किया है। तो इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है इस साल के लिए कितनी रहने वाली है, तो इनके अकॉर्डिंग 7.1%। ठीक है, इंडिया के की जो जीडीपी ग्रोथ है 7.1% रहने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, द बिनर्स माइंडसेट। ठीक है, एक किताब है ना, बिनर माइंडसेट। ठीक है, और ये पूरी क्रिकेट जर्नी पर लिखी है, एक क्रिकेटर हैं, अभी भी खेलते हैं कुछ फॉर्मेट्स में। ठीक है, तो क्या नाम है इनका जिन्होंने बिनर माइंडसेट किताब लिखी, नाम की जो किताब है वो लिखी है। ठीक है, ये किताब लिखी है ऑस्ट्रेलिया के, है ना, एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है। ठीक है, सेन वॉटसन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में पब्लिश, है ना, हाल ही में प्रकाशित बिनर माइंडसेट किसने लिखी है, तो सेन वॉटसन ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। ठीक है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी एक कॉपी एस जयशंकर को दी गई, इस वजह से चर्चा में आ गई। तो ये किताब लिखी किसने है ना, ये लिखी है सौम्या अवस्थी और सरभाना बरुआ, सरभाना बरुआ, इन दो लोगों ने, है ना, इस किताब को मिलके लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हेवनली आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ गोवा, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। ठीक है, ये किताब किसने लिखी है, ये गोवा के गवर्नर है। ठीक है, जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई, हेवनली, है ना, आइसलैंड ऑफ गोवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, एक बुक जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, कांग्रेस के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है, बट ऑब्वियसली बात है कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो कांग्रेस के किसी लीडर ने ही लिखी होगी, है ना, जो कांग्रेस को डिफेंसिव कर दिया। ठीक है, तो क्या नाम है इनका जिन्होंने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम की किताब अभी हाल ही में, है ना, लिखी है, तो इनका नाम है ना, कांग्रेस के बड़ी वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा ने लिखी है ना, अपनी नई बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये रहा आपका 23 से लेके 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर। ठीक है, और हमने सारी चीजें, हम सीक्वेंस में चलते हैं, है ना, जैसे पहले इंटरनेशनल करेंगे, फिर नेशनल करेंगे, है ना, उसके बाद अपॉइंट अवार्ड्स करते हैं, देन हम डिफेंस पे आ जाते हैं, देन हम स्टेट पे आ जाते हैं, देन हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं, देन रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं, देन फिर मिसलेनियस जो करंट अफेयर्स होता है हम अपना वो करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं ना कि एक थॉरोली आपको व्यू दिया जाए, कोई क्वेश्चन, है ना, आप ये ना कहो कर कि अब सर हम पेपर दे के आए इसमें से ना कुछ भी आया नहीं, है ना, या ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कराया जाए। ठीक है, अब आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, आप, है ना, इसको एक वीडियो को एक से दो बार देख दीजिए, देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।